हेलो दोस्तों, तो स्वागत करते हैं एक बार फिर से हम अपने नए वीडियो में। और इस वीडियो में हम हिंदी को कवर करने वाले हैं। आपके 17 तारीख के एग्ज़ाम जो कल होने वाला है, इसके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो होने वाला है। तो आप सभी इस वीडियो को ज़रूर से ज़रूर देख लीजिए एक बार। तो ज़्यादा समय व्यर्थ ना करते हुए हम स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। और पहला चैप्टर है जो श्रम विभाजन और जाति प्रथा। ये क्या है, सबसे पहला ऑब्जेक्टिव पूछेगा तो आप बताइएगा ये निबंध है। अब एक परिचय देख लेते हैं लेखक के बारे में, जो कि इम्पोर्टेंट हो सकता है। तो नाम श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक जैसे ही पूछा जाए कि इसका लेखक कौन है, तो आप डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर आइएगा। इनका जन्म तिथि पूछा जाए तो 14 अप्रैल 1891 को, और जन्मभूमि पूछा जाए तो मऊ के मध्य प्रदेश में, याद रखिएगा। यदि मृत्यु के बारे में पूछा जाए तो 6 दिसंबर 1956 ईस्वी को इनकी मृत्यु हुई थी, इसे भी याद कर लीजिएगा। यदि अब आपसे पूछा जाए कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को कौन से पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, तो आप बोलिएगा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन 2 नंबर वाले पर। 2 नंबर वाले क्वेश्चन जो कि इम्पोर्टेंट है, वो है लेखक किस विडंबना की बात करते हैं। लेखक किस विडंबना की बात करते हैं, विडंबना का स्वरूप क्या है। एक क्वेश्चन पूछता है तो इसका आंसर आप लिखिएगा कि लेखक भीमराव अंबेडकर जी विडंबना की बात करते हुए कहते हैं कि इस युग में जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है, जिसका स्वरूप है जाति श्रम विभाजन के साथ साथ श्रमिक विभाजन का भी रूप रखा है, जो अस्वाभाविक है। क्वेश्चन नंबर 2 है, और क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि जातिवाद के पोषकों के पक्ष में क्या तर्क देते हैं। ठीक, जातिवाद के पोषक उसके पक्ष में क्या तर्क देते हैं, तो जातिवाद के पोषक उसके तर्क में यही तर्क देते हैं कि आधुनिक सभ्य समाज कार्य कुशलता के लिए श्रम विभाजन को आवश्यक मानता है, और जाति प्रथा श्रम विभाजन का ही एक रूप है, इसलिए इसमें कोई बुराई नहीं है। वह है ये दूसरा नंबर क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। धर्मों की दृष्टि से भारत का क्या महत्व है। तो धर्मों की दृष्टि से भारत का विशेष महत्व है, क्योंकि यहाँ विभिन्न धर्मों के लोगों जैसे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम सब भाई भाई आपस में बहुत ही मिलजुल कर रहते हैं। विश्व के किसी भी देश में ऐसी व्यवस्था देखने के लिए नहीं मिलती है, इसलिए भारत भी धर्म की दृष्टि से बहुत बड़ा महत्व रखता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ओर। लेखक वास्तविक इतिहास किसे मानते हैं और क्यों। देखेंगे लेखक मैक्स मुलर के अनुसार वास्तविक इतिहास वह है जिससे कुछ सीखा जा सके। लेखक भारत के इतिहास को वास्तविक इतिहास बताते हैं, क्योंकि यहाँ के इतिहास में बहुत अच्छा सीखने को है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो कि हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। लेखक ने नया सिकंदर किसे कहा है और क्यों, इसका आंसर देखते हैं। और लेखक ने नया सिकंदर भारत को कहा है। जी हाँ, भारत को कहा है, क्योंकि भारत एक ऐसा देश है जहाँ सभी देश के लोग आकर भारत को जानने का प्रयास करते हैं। भारत में जितने भी देश के लोग हैं वो सभी आते हैं और भारत को जानने का प्रयास करते हैं, इसलिए लेखक ने भारत को नया सिकंदर कहा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट MVVI क्वेश्चन है। MVVI क्वेश्चन है, लेखक की दृष्टि में सच्चे भारत का दर्शन कहाँ हो सकता है और क्यों। क्यों वाला प्रश्न आ चुका है, इसका मतलब है पहले तो क्वेश्चन हम लिखेंगे। लेखक की दृष्टि में सच्चे भारत का दर्शन भारत के गाँवों में हो सकता है, क्योंकि भारतीय आबादी का बहुत बड़ा भाग गाँवों में ही रहता है। भारत कृषि प्रधान है और कृषि गाँव में ही अधिक होती है, इसलिए सच्चे भारत का दर्शन भारत के गाँवों में हो सकता है। अब चौथा चैप्टर है। चौथा चैप्टर का नाम है नाखून क्यों बढ़ते हैं। नाखून क्यों बढ़ते हैं, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है, और इससे प्रश्न एक न एक देखने के लिए मिलते हैं, तो बच्चों ध्यान से इस प्रश्न सबको देख लेना। सबसे पहले इसका लेखक के नाम हम लोग देखते हैं। लेखक का नाम हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो आप इसको याद कैसे करिएगा, अब हम आपको याद करने के ट्रिक बताते हैं, ठीक है, कि ये याद कैसे होगा। ये ललित निबंध है, नाखून क्यों बढ़ते हैं। अभी हम आपको इसको भी याद करवा देते हैं। ज़िंदगी में कभी नहीं भूलिएगा आप, इतना तो फिक्स है। मरने के बाद भले भूल जाए, वो भी नहीं भूल सकते, सातों जन्म में याद रहेगा। नाखून क्यों बढ़ते हैं। अब नाखून क्यों बढ़ते हैं, ललित निबंध है। ललित से हम लोग याद रखेंगे लाल। लाल बुआ देखता होगा तो नहीं कि लड़की सब जो है ना, अपन नाखून को लाल लाल पूरा अलता से रंग लेता है,
तो आप लोग याद रख लीजिएगा, नाखून ललित निबंध है, कहती है ललित निबंध, लाल से ललित निबंध। अब एक सेकंड दोस्तों, नाखून क्यों बढ़ते हैं। अब इनका लेखक को हम लोग देखते हैं, लेखक जो है हजारी प्रसाद द्विवेदी। हजारी प्रसाद द्विवेदी कैसे याद रहेगा, तो नाखून बार बार बढ़ता है, तो हम लोग बार बार जब नाखून बढ़ता है तो इसको याद कर लेंगे, 1000 बार काटेंगे नाखून को हजारी प्रसाद द्विवेदी, फिर भी बढ़ जाएगा हजारी प्रसाद द्विवेदी, याद हो जाएगा। इनका जन्म हुआ था बलिया में, कब हुआ था, 19 अगस्त 1907 में। निधन, हैप्पी डेथ डे, 19 मई 1979 ईस्वी को दिल्ली में लेखक को पद्म भूषण पुरस्कार से भी नवाजा गया था। चलते हैं प्रश्नों की ओर। तो प्रश्नों की ओर अब जाने का समय आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 1, नाखून क्यों बढ़ते हैं, यह प्रश्न लेखक के सामने कैसे उपस्थित होता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत बार पूछा जा चुका है। नाखून क्यों बढ़ते हैं, यह प्रश्न एक दिन लेखक के छोटी लड़की ने कर दिया था, क्योंकि उस दिन से ही यह प्रश्न लेखक के सोचने पर विवश कर दिया। देखिए, नाखून क्यों बढ़ते हैं, यह प्रश्न लेखक के छोटी जो बच्ची थी उसने एक दिन पूछ दी खेलते खेलते में कि पापा नाखून काहे बढ़ल है। तो अब लेखक के पास ई प्रश्न के जवाबे न रही, तो लेखक की बातों को सोचने पर विवश हो गया कि आखिर नाखून क्यों बढ़ता है, और उस पर लेखक ने इतना सोचा कि ये कहानी ही लिख दिया। तो दोस्तों, कभी भी ज़िंदगी में अगर ऐसा बात आता है तो गहराई में लीजिए, क्योंकि ये सारे बातें आपको बहुत ऊपर तक ले जाएगी। क्वेश्चन नंबर 2, स्वाधीनता शब्द की सार्थकता लेखक क्या बताते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट। लेखक कहते हैं कि स्वाधीनता शब्द का अर्थ अपने ही अधीन रहना, क्योंकि यहाँ के लोगों ने अपनी आज़ादी के जितने भी नामकरण किए हैं उनमें स्वतंत्रता, स्वराज, स्वाधीनता, सभी में स्व जरूर है। देखिए दोस्तों, सभी में स्व है, इसलिए स्वाधीनता शब्द की सार्थकता लेखक बताते हैं। और अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। और क्वेश्चन नंबर 3 से, बढ़ते नाखूनों द्वारा प्रकृति मनुष्य को क्या याद दिलाती है। एकदम MBBI क्वेश्चन है, याद करके ही जाइएगा। बढ़ते नाखूनों द्वारा प्रकृति मनुष्य को याद दिलाती है कि तुम्हारे नाखून को भुलाया नहीं जा सकता, तुम वही लाख वर्ष पहले नख दत्त वाले जीव हो जो कभी मनुष्य पशु के साथ एक ही सतह पर विचार करते रहते थे और चरते रहते थे, इसलिए तुम्हें ये भुलाया नहीं जा सकता। देखिए, बढ़ते नाखूनों द्वारा प्रकृति मनुष्य को यही याद दिलाती है कि तुम लाख वर्ष पहले भी जानवर थे और आज भी जानवर की तरह ही हो, लेकिन अब मनुष्य जो है थोड़ा सा धीरे धीरे अपनी पशुता को निशानी को मिटाते हुए आगे बढ़ रहा है। देखते हैं अगला क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नाखून क्यों बढ़ते हैं में से एक न एक प्रश्न देखने के लिए मिल ही जाते हैं। लेखक द्वारा नाखूनों को अस्त्र के रूप में देखना कहाँ तक संगत है। दोस्तों, लेखक द्वारा नाखूनों को अस्त्र के रूप में देखना उचित ही कहा जा सकता है। अब जैसा कि हम अपना से भी लिख सकते हैं, ऐसे तो इसमें जो है आप वो भी लिखिए, बहुत ही अच्छा रहेगा। आज से लाख वर्ष पहले, चाहे पूर्व में, मानव जब जंगल में रहता था तब नाखून ही उसके अस्त्र थे। देखिए, लाख वर्ष पहले मनुष्य के पास कोई भी हथियार नहीं हुआ था, तो मनुष्य के पास नाखून ही उसके अस्त्र थे। अपने पहने नोकीले नख से अन्य जीवों का शिकार कर कर अपना पेट भरते थे, साथ ही अपने नाखूनों के प्रहार से अपने प्रतिद्वंदियों को पछाड़ते थे। मतलब लड़ाई झगड़ा हो जाता था तो उसको जीतने के लिए भी, इसलिए नाखून को अस्त्र के रूप में देखना युक्ति संगत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। MVVI है, ये भी क्वेश्चन एकदम याद करके ही जाना है। तो मनुष्य बार बार नाखून क्यों काटता है। नाखून मनुष्य की प्राचीनता अस्त्र था। आज से जिस समय जंगल में पशु की भांति जीवन व्यतीत रहा करता था, उस समय नाखून ही जीवन का रक्षक थे। आज मनुष्य उस पशुता वृत्ति या पाशविक वृत्ति को छोड़ चुका है, इसलिए मनुष्य पशुता की निशानी छुपाने के लिए उसे बार बार काट देता है। देखिए, अगर आपको ये आंसर समझ नहीं आया होगा तो हम आपको ऐसे भी क्वेश्चन आंसर बता देते हैं, अपना से बना कर लिख दीजिएगा। मनुष्य बार बार नाखून इसलिए काटता है क्योंकि वह अपने पशुता की निशानी को मिटाना चाहता है। वह नहीं चाहता कि हमें फिर से यही नाखून पशुता
की निशानी हमें याद दिलाते रहे कि मैं पशु हूँ, इसलिए वह नाखून को काट कर अपनी पशुता को निशानी को मिटाने की कोशिश। अब चलते हैं चैप्टर नंबर 5 में, क्योंकि सबसे पहले नागरी लिपि निबंध है, याद कर लीजिएगा। लेखक गुणाकर मूले, नागरी में गुना करेंगे, गुणाकर मूले। चलिए, जन्म हुआ था 1935 ईस्वी में, महाराष्ट्र के अमरावती में। निधन हुआ था 2009 में। उनकी प्रमुख रचनाएं जो है यहाँ पे आप याद कर लीजिएगा, देख लीजिए। क्वेश्चन पर डायरेक्ट आते हैं क्योंकि बहुत ही टाइम कम है आपके पास। देवनागरी लिपि के अक्षरों में स्थिरता कैसे आई, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देख लीजिएगा। करीब 2 सदी पहले इस लिपि का टाइप और बने और इसमें पुस्तक छपने लगी, जिसके कारण से इसकी स्थिरता आने लगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देवनागरी लिपि में कौन कौन सी भाषाएं लिखी जाती है? तो देवनागरी लिपि में हिंदी, संस्कृत, मराठी, नेपाली इत्यादि भाषाएं लिखी जाती है। यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आते हैं, बढ़िया से इसको देख लीजिएगा। गुर्जर प्रतिहार कौन था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो गुर्जर प्रतिहार भारत के बाहर से आए थे, जो 8वीं सदी से पहले है अवंती प्रदेश में अपना शासन खड़ा कर दिया था। बाद में उन्होंने कंचौर पर अधिकार जमा लिया। अब सुनिए दोस्तों, एक हम आपको बात बताना चाहेंगे कि यदि इसका पीडीएफ आपको चाहिए, ये जितने भी हम अभी आपको क्वेश्चन करवा रहे हैं, इसका पीडीएफ चाहिए, तो आप गिजास एकेडमी एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया गया है, आप उस ग्रुप से जुड़ जाइए। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा और वहां से जाके आप उस पर जुड़ सकते हैं और वहां पे आपको पीडीएफ मिल जाएगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, नागरी को देवनागरी क्यों कहा जाता है? नागरी लिपि को देवनागरी लिपि कहने के पीछे लेखक के अनुसार कई कारण हैं। कुछ विद्वानों का मत है कि इस लिपि का प्रयोग सबसे पहले गुजरात के नगर ब्राह्मणों ने किया है, इसलिए इसे देवनागरी लिपि कहते हैं। दूसरा जो है वो है काशी के पंडित का मत है कि काशी देवों की भूमि चाहे है, और सबसे पहले इस लिपि का प्रयोग काशी में ही हुआ था, इसलिए इसका नाम देवनागरी लिपि है। इसी प्रकार और भी कई मत मिलते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आपके। और चैप्टर नंबर बहादुर, ये चैप्टर बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। इससे देखिए दोस्तों, 2 चैप्टर जो है ना, वो नाखून क्यों बढ़ते हैं और एक बहादुरी से क्वेश्चन देखने के लिए ही मिलते हैं। और आप लास्ट तक इंतजार कीजिए, लास्ट में हम आपको 10 क्वेश्चन ऐसे बताएंगे एक बार फिर से कि OMVB हाई क्वेश्चन हो सकते हैं। और देखते हैं। और लेखक का नाम पूछा जाए अमरकांत। जन्म पूछा जाए 1 जुलाई 1925 में उत्तर प्रदेश के बलिया में हुआ था। निधन 17 फरवरी 2014 में। चलिए क्वेश्चन पर डायरेक्टली आते हैं। यहाँ से क्वेश्चन एक नए देखने के लिए मिलते हैं। अपने शब्दों में पहली बार दिखे बहादुर शब्द का वर्णन कीजिए। उत्तर, लेखक अमरकांत जी के अनुसार पहली बार देखे बहादुर 12 से 13 वर्ष का, गोरा रंग का चपटा मुंह, हाफ पैंट पहना था और हाफ शर्ट, भूरा रंग का जूता एवं गला में स्काउट गाइड की तरह रुमाल बांधा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेखक को क्यों लगता है कि नौकर रखना ही जरूरी हो चुका है? देखिए, तो लेखक के बड़े भाइयों के घर पर नौकर रहा करते थे। लेखक को ऐसा लगा कि हमें भी नौकर रखना चाहिए, क्योंकि हमारे बड़े भाई के भी वहाँ नौकर है, तो मेरे यहाँ भी नौकर होना चाहिए। जिसके कारण उसकी भाभिया महारानी बनकर बैठी रहती थी। देखिए, लेखक के जो बड़ा भाई था उसके घर में नौकर था, तो उसकी भाभिया जो थी महारानी बनकर बैठती थी, क्योंकि नौकर घर के काम करते थे। इसलिए लेखक को एक नौकर की ज़रूरत हो गया था। उसकी पत्नी भी नौकर के लिए धूम मचा रही थी घर में कि धूम मचा ले धूम, नौकर ला दे नौकर, क्योंकि उनसे दूसरे के घर नौकरों का आनंद देखा था, क्योंकि उसने दूसरे के घर जो थे वो नौकर का आनंद देखे थे। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा, बहादुर अपने नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा, हाँ यही है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो, बहादुर अपने घर से क्यों भागा था? देखिए दोस्तों, हम डायरेक्टली आंसर बताते हैं अब कि बहादुर जो था ना, वो बहुत ही मार खाता था घर में अपने। बहादुर घर में बहुत मार खाता था, अपने माँ से बहुत पिटाता था। एक दिन तो ऐसा हुआ कि बहादुर ने भैंस को ले गया था चराने के लिए, और भैंस जो था ना वो बहुत, मतलब कि
कहते हैं ना तंग कर दिया था बहादुर को, जिसके कारण बहादुर बहुत ही उसका पिटाई कर देता है। और बहादुर भी अब जब पिटाई कर देता है तो बहादुर अपने आप में डर गया और भैंस दौड़ी दौड़ी माँ के पास जाती है। और भैंस को देखकर बहा माँ जो है वो सब कुछ समझ जाती है और बहादुर को एक दिन उस दिन कसकर पिटाई कर दी जाती है। और जिसके कारण से बहादुर अंततः अपना घर छोड़कर भाग जाता है। आप जितने भी कहानी सुने हैं अभी यही लिख के आइएगा, आपको 2 नंबर मिल जाएगा। देखिए, बहादुर की माँ चाहती थी कि बहादुर घर के कामकाज में हाथ बटाए, पर बहादुर ऐसा नहीं करता था, इसलिए उसकी माँ बहादुर से रूठी रहती थी। एक दिन बहादुर ने माँ की प्यासी भैंस, बहुत ही प्यारी भैंस को बहुत ही बहुत ही पीटा था, जिसकी कल्पना कर माँ ने भी बहादुर की खूब पिटाई कर दी, जिसके कारण बहादुर घर छोड़कर भाग गया। अगला क्वेश्चन, किन कारणों से बहादुर ने एक दिन लेखक का घर छोड़ दिया? दोस्तों, जब आप पर चोरी के इल्ज़ाम लगाया जाता है तो आप भी छोड़कर भाग सकते हैं घर, और ये तो बहादुर था। बहादुर ने भी क्या किया था, ऐसा ही घर छोड़कर भाग गया था। उत्तर, शुरुआत में लेखक के घर बहादुर को बहुत प्यार मिल रहा था, परंतु कुछ दिनों के बाद उसके उनके घर में बहादुर के साथ अच्छा व्यवहार नहीं होने लगा। छोटी छोटी गलतियों के लिए उसे मार पड़ने लगी। लेखक के रिश्तेदार ने उस पर चोरी का आरोप लगा दिया, झूठा आरोप लगा दिया, जिसके कारण बहादुर को लेखक का घर छोड़ना पड़ा। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बहादुर के आने से लेखक के घर और परिवार के सदस्यों पर कैसा प्रभाव पड़ा? दोस्तों, बहादुर के आने से लेखक के जो घर था वो घर की स्थिति बहुत ही अच्छी हो गई और साफ़ सफाई भी बहुत अच्छा होने लगी। सदस्यों को काफ़ी आराम मिलने लगा, क्योंकि उनके लगभग सभी कार्य बहादुर ही कर देते थे। अगला क्वेश्चन, बहादुर का चरित्र चित्रण करें। तो बहादुर का चरित्र चित्रण पूछेगा तो आप लिखिएगा, बहादुर कहानी का सबसे प्रमुख पात्र था। बहादुर जो है वो कहानी का सबसे प्रमुख पात्र है। इस पाठ के लेखक अमरकांत है। इस कहानी में बहादुर के चारों तरफ ही कहानी घूमती रहती है। बहादुर, जिसका घर बिहार नेपाल के बॉर्डर पर था, एक दिन माँ के हाथ से मार खाकर बहादुर गोरखपुर भाग गया। लेखक ने बहादुर को अपना घर पर नौकर बना लिया। बहादुर 12 से 13 वर्ष का एक हंसमुख लड़का था। शुरुआत में वह लेखक के यहाँ या लेखक के परिवार के एक सदस्य के जैसा रहा, परंतु कुछ दिनों के बाद में ही उसे छोटी छोटी गलतियों पर उसे गाली दे दी गई और उसे मार मिलने लगी। बहादुर पर झूठे चोरी का आरोप भी लगाया गया, जिसके कारण वह लेखक के यहाँ काफ़ी उदास रहने लगा और एक दिन बहादुर ने लेखक का घर भी छोड़ दिया। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहादुर के नाम से दिल शब्द क्यों उड़ा दिया गया? सुनिए दोस्तों, बहादुर का पूरा नाम दिल बहादुर था। बहादुर का पूरा नाम क्या था? दिल बहादुर था। निर्माणा ने उसके नाम से दिल शब्द को ही उड़ा दिया, क्योंकि छोटा नाम पुकारने के लिए अच्छे होते हैं और ऐसे भी बहादुर घर का नौकर था, जिससे उसके दिल को समझने वाला कोई नहीं था, इसलिए बहादुर के नाम से दिल शब्द उड़ा दिया गया। ऐसा नहीं होना चाहिए था दोस्तों, लेकिन कहते हैं ना, नौकर के साथ कुछ भी हो सकता है। शुरुआत में तो उसे बेटे की तरह प्यार मिला, लेकिन बाद में यह साबित कर दिया गया कि नौकर नौकर ही होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 7वां नंबर क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है। बहादुर के चले जाने पर निर्मला को पछतावा क्यों होता था? चाहे सभी लोगों को पछतावा क्यों हो रहा था? तो बहादुर के चले जाने पर निर्मला को इस बात की बहुत ही पछतावा हो रही थी कि वह अपने साथ कुछ लेकर क्यों नहीं गया। यहाँ तक कि अपने साथ जो कुछ भी लाया था वो भी यहीं छोड़ चला गया था। न जाने उसने मुझे क्या समझा था। इसी बात को लेकर निर्मला को बहुत ही पछतावा हो रहा था। जी हाँ दोस्तों, तो किसी को भी इस बात की पछतावा हो सकती है, क्योंकि आप समझ सकते हैं, यदि बहादुर जैसे नौकर, इतने अच्छा नौकर सभी को मिलते कहाँ है। तो दोस्तों, अब हम देखते हैं चैप्टर नंबर 7। चैप्टर नंबर 7 जो है वो परंपरा का मूल्यांकन निबंध है। इस पाठ के लेखक रामविलास शर्मा। जन्मभूमि 10 अक्टूबर, जन्म हुआ था 10 अक्टूबर 1912 को। जन्मभूमि कहाँ था? उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले में हुआ था। और शर्मा को निराला की साहित्य साधना पुस्तक, साहित्य अकादमिक पुस्तक मिला है। उनका निधन
2000 में हुआ था। क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन पे आइए। परंपरा का ज्ञान किनके लिए आवश्यक है सबसे ज़्यादा? ये दोस्तों तो इस चैप्टर से 2 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और दोनों क्वेश्चन हम ले चुके हैं। तो जो लोग साहित्य युग में परिवर्तन करना चाहते हैं, क्रांतिकारी साहित्य लिखना चाहते हैं, उनके लिए साहित्य परंपरा का ज्ञान आवश्यक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की बहुजातीय मुख्यतः संस्कृति और इतिहास की देन है कैसे? दोस्तों इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, फिर भी आप देख लीजिएगा, पूछ सकता है, मुझे ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं लग रहा है। नेक्स्ट चलते हैं चैप्टर में 8, जीत जीत में मैं निखरता हूँ। क्या है? तो साक्षात्कार। अब जितना है तो साक्षात्कार होना पड़ेगा। लेखक के नाम याद करिए, पंडित बिरजू महाराज। पंडित बिरजू महाराज। तो पंडित जी जीत गए, पंडित जी जीत गए, पंडित जी जीत गए, यह हो गया ट्रिक, याद कर लीजिएगा। जन्म 4 फरवरी 1938 को, निधन 16 जनवरी 1922 को। चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन इसमें से एक प्रश्न आपके एग्जाम में छप गए हैं, देख लीजिएगा। लखनऊ और रामपुर से बिरजू महाराज का क्या संबंध है? लखनऊ और रामपुर से बिरजू महाराज का बहुत ही गहरा संबंध है, क्योंकि उनकी बिरजू महाराज अपना जज अम्मा को मानते थे। तीनों बहनों का जन्म रामपुर में एवं बिरजू महाराज का जन्म लखनऊ में हुआ था। बिरजू महाराज का भी कई बार लखनऊ आना जाना लगा रहता था। क्वेश्चन नंबर 2, बिरजू महाराज के गुरु कौन थे? उनका संक्षिप्त परिचय दे। तो बिरजू महाराज के गुरु उनके पिताजी थे। उन्हीं से बिरजू महाराज ने नृत्य सीखा था। बिरजू महाराज के पिता एक नर्तक थे। वह स्वभाव से बहुत ही अच्छे आदमी थे। वे अपना सुख दुख दूसरों के साथ साझा करते थे। क्वेश्चन नंबर 3, बिरजू महाराज कौन कौन से वाद्य बजाते थे? तो बिरजू महाराज तबला, शहनाई, हारमोनियम, गिटार इत्यादि वाद्य बजाते थे। दोस्तों तो आप इस तरीके से भी इसे याद कर सकते हैं। बिरजू महाराज के गुरु के बारे में पूछे ना, तो ये याद रखिए कि बिरजू महाराज के गुरु उनके पिताजी थे या उनके बाबूजी थे। ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जाता है। लखनऊ और रामपुर से बिरजू महाराज का क्या संबंध था? तो जैसे कि आप जानते हैं कि हम लोग जैसे कि है, जन्म तो कहीं होता है लेकिन क्रिकेट खेलने के लिए कहीं और चले जाते हैं, जैसे कि तो इसी प्रकार से बिरजू महाराज जो है ना, इनका जन्म कहीं और हुआ था और रहते कहीं और थे। तो बहुत ही इनका गहरा संबंध है इस बातों से। अपने विवाह के बारे में बिरजू महाराज क्या बताते हैं? बिरजू महाराज अपने विवाह के बारे में बताते हैं कि उनका विवाह मात्र 18 वर्ष की आयु में हो गई थी, जिसे वह उचित नहीं मानते हैं। दोस्तों क्योंकि लड़के को शादी कम से कम 21 साल रखा गया है और लड़कियों का 18 साल, और बिरजू महाराज एक लड़के थे और 18 साल में उनका शादी हो गया था, जो कि ये उचित नहीं था। और क्वेश्चन नंबर 5, बिरजू महाराज के जीवन में सबसे दुखद समय कब आया था? दोस्तों इतना दुखद समय आया था ना कि मैं क्या ही बताऊँ आपको। बिरजू महाराज के जीवन में, ये तो मैं आंसर पढ़ता हूँ ना तो मैं खुद ही सोचता हूँ, बिरजू महाराज वाकई में बहुत ही महान थे। बिरजू महाराज के जीवन में सबसे दुखद समय तब आया जब उनके पिताजी की मृत्यु हो गई। मृत्यु हो गई ये बात बड़ी नहीं थी। उस समय उनके पास पिताजी का श्राद्ध करने के लिए भी पैसे नहीं थे। उस समय वह क्या किए पता है आपको? परसों के लिए उन्होंने उस सब परिस्थिति में भी 10 दिनों के अंदर 2 प्रोग्राम किए, किसी भी तरह अपने पिताजी की 10वीं और 13वीं की। दोस्तों बहुत ही ये दुखद समय था उनके लिए और किसी के लिए भी हो सकता है, क्योंकि पिताजी के निधन होने के बाद उनके पास इतने पैसे नहीं थे कि वह अपने पिताजी का श्राद्ध भी करा सकते थे, जिसके कारण से वाकई में बहुत ही दुखद समय था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, संगीता भारती में या संगीत भारती में बिरजू महाराज की दिनचर्या क्या थी? तो सुनिए, संगीत भारती में बिरजू महाराज की दिनचर्या बहुत कठिन थी। संगीत भारती में उनका नियम था कि सुबह 4 बजे
जगना है, सुबह 4 बजे वह उठ जाते थे। उस समय बुखार या खांसी हो 5 बजे रियाज करना ही था। मतलब इनका दिनचर्या यह था कि 4 बजे हर हालत में उठ जाना है, कि कुछ भी हो फिर भी उठना है। 8 बजे तक रियाज करके फिर घर जाना और 1 घंटे में तैयार होकर 9 बजे से 1 घंटा क्लास करते थे। यही उनका दिनचर्या थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, किन के साथ नाचते हुए बिरजू महाराज को पहली बार प्रथम पुरस्कार मिला? तो मात्र 8 वर्ष की आयु में बिरजू महाराज को प्रथम पुरस्कार मिल गया था, जब वे अपने पिताजी और चाचा के साथ नाच रहे थे। चलते दोस्तों, चैप्टर नंबर 9। चैप्टर नंबर 9 जो है अभिनय और ललित रचना है। ललित रचना, लेखक का नाम याद रखिए अशोक वाजपेयी। जन्म तिथि रखिए 1941, 16 जनवरी 1941। कहाँ? तो छत्तीसगढ़ में। अभिनय क्या है और वह कहाँ स्थित है? अभिनय दक्षिण फ्रांस में रोन नदी के किनारे बसा एक पुराना शहर है। क्वेश्चन नंबर 2, हर वर्ष अभिनयों में कब और कैसा समारोह हुआ करता था? तो हर वर्ष अभिनयों में गर्मियों के समय में एक अत्यंत प्रसिद्ध और लोकप्रिय रंग समारोह हुआ करता था। क्वेश्चन नंबर 3 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन। नदी के तट पर बैठे हुए लेखक को क्या अनुभव होता है? दोस्तों, लेखक को क्या अनुभव होगा? आप खुद नदी पर बैठ के देख लीजिएगा तट पर, ऐसा अनुभव सच में होता है, मैंने भी देखा है। नदी के तट पर बैठे हुए लेखक को लगता है कि नदी का जल स्थित है और तट ही बह रहा है। उन्हें अनुभव हो रहा है कि वे नदी के साथ बह रहे हैं। नदी के पास रहना दरअसल नदी के जैसा ही है। लेखक स्वयं में नदी को झलकते देख रहे हैं। किसके पास तटस्थ रह पाना संभव नहीं होता है? देखिए दोस्तों, नदी के किनारे और कविता के पास तटस्थ रह पाना बिल्कुल भी संभव नहीं है, क्योंकि दोनों की अभिभूत से बची नहीं जा सकती। नदी और कविता में हम बरबस ही शामिल हो जाते हैं। निरंतरता नदी और कविता दोनों में हमारी नश्वरता का अनंत से अभिषेक करती है। क्वेश्चन नंबर 5 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नदी तट पर लेखक को किसकी याद आती है और क्यों? नदी के तट पर लेखक को किसकी याद आती है? तो नदी के तट पर लेखक को विनोद कुमार शुक्ल की कविता याद आती है, क्योंकि लेखक नदी तट पर बैठकर अनुभव करते हैं कि वे स्वयं नदी हो गए हैं। इसी बात की पुष्टि करते हुए शुक्ल जी ने नदी चेहरा लोगों से मिलाने जाने की बात कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, नदी और कविता में लेखक क्या समानता दिखाते हैं? नदी और कविता में समानता बताते हुए लेखक कहते हैं कि जिस तरह कई जगहों से जल आकर नदियाँ में मिल जाती है, ठीक उसी तरह से कई जगह से शब्द आकर कविता में मिल जाती है। जिस तरह नदी का कोई अंत नहीं हो सकता, उसी तरह से कविता के कोई अंत नहीं है। जिस तरह नदी में लोग बह जाते हैं, उसी तरह कविता को पढ़कर भी लोग उसी में खो जाते हैं। चलिए दोस्तों, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चैप्टर की ओर ही चलते हैं, क्योंकि इस चैप्टर का क्वेश्चन सभी खत्म हो चुके हैं। अब चैप्टर नंबर 10 इम्पोर्टेंट चैप्टर। एक क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा, मछली कहानी। मछली क्या है? तो कहानी है। मछली जल की रानी है, ये तो एक कहानी है। आपको याद हो गया होगा दोस्तों, ये तो फिक्स है। एग्जाम में जैसे ही बैठिएगा पूछा जाए यदि मछली क्या है तो कहानी है, क्योंकि मछली जल की रानी है, ये एक कहानी है। लेखक का नाम पूछा जाए विनोद कुमार शुक्ल। विनोद कुमार शुक्ल। शुक्ला जी मछली सुखा के खाएंगे। शुक्ला जी मछली सुखा के खाएंगे, याद कर लीजिए। जन्म 1 जनवरी 1937 को मध्य प्रदेश में हुआ था, राजनांदगांव में।
चलिए, मछलियों को लेकर बच्चों की क्या अभिलाषा थी? देखिए, बच्चे जो है ना बहुत ही अपने आप में आनंदमय होते हैं ये सब चीज़ें करके। बच्चे मछलियों के साथ खेलना चाहते थे, जिसके लिए वह किसी एक मछली को कुएं में छोड़ना चाहते थे, ताकि जब मन करे वह मछली निकाल के खेल सके। बच्चा चाहते थे कि एक मछली आके लेके कुआं में फेंक दई, आ जब मन करता ही कुआं में से निकलवाई या खेलवाई या फिर कुआं में रखवाई, फिर निकलवाई खेलवाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। संतु क्यों उदास हो गया? मछली को काटते हुए देखकर, मछली को काटते हुए देखकर मछली के साथ खेलने की उसकी अभिलाषा मर गई, इसलिए संतु उदास हो गया। घर में मछली कौन खाता था और वह कैसे बनती थी? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। घर में मछली केवल लेखक के पिताजी खाते थे। मछली को बनाने के लिए एक मोटे से लकड़ी का पाटा हुआ करता था। जैसे देखते होइएगा आप गांव में मुर्गा उर्गा खरीदते जाते होइएगा तो मुर्गा के काटे लगी उधले रहता है लकड़ी का पाटा, वही है। अगला क्वेश्चन नंबर जो है वो मछलियाँ लिए घर आने के बाद बच्चों ने क्या किया? जब मछली लेकर बच्चा घर पे आता है तो बच्चा ने मछली के साथ क्या किया? तो मछली के घर आने के बाद बच्चों ने मछली को आधे बाल्टी पानी में डालकर उनके साथ खेलने लगे। यदि दोस्तों आप यदि पूरा वीडियो देखते हैं तो फिक्स है कि आपसे 2 नंबर वाले क्वेश्चन भी, और वो तो बनेंगे ही 2 नंबर वाले, और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आपसे बहुत ही सॉल्व हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। मछली को छूते हुए संतु क्यों हिचक रहा था? अरे हिचका मारता या, मछली को छूते हुए संतु हिचक रहा था क्योंकि उसे डर था कि मछली काट न ले। अगला, मछली और दीदी में क्या समानता दिखलाई पड़ी? तो लेखक के अनुसार मछली और दीदी में यह समानता दिखलाई पड़ी कि मछली जल से बाहर तरफ रही थी तो दीदी घर के अंदर तरफ रही थी। दोस्तों मछली के लहरने और दीदी के सिहरने में यही सबसे बड़ी समानता थी। तो दोस्तों अब 2 ही चैप्टर बचे हुए हैं तो इसे भी अच्छे से देख ही ले, अच्छा रहेगा। चैप्टर नंबर 11 नौबत खाने में इबादत व्यक्तित्व का चित्र है और इनके लेखक है यतीन्द्र मिश्र, और ये बहुत ही ज़्यादा इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, जितने हैं हम वही करवाएंगे आपसे जो एग्जाम में आते हैं। जन्म हुआ था 1977 ईस्वी में, उत्तर प्रदेश के अयोध्या में हुआ था। बिस्मिल्लाह खां को भारत रत्न पुरस्कार भी सम्मानित किया गया था। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। डुमराव की महत्ता किस कारण से जानी जाती है? ये क्वेश्चन पूछता है, बहुत बार पूछा है। उत्तर, डुमराव की महत्ता शहनाई के कारण है। प्रसिद्ध शहनाई वादक बिस्मिल्लाह खां का जन्म डुमराव में हुआ था। शहनाई बजाने के लिए जिस रीड का प्रयोग होता है, जो एक विशेष प्रकार की घास नरकट से बनाई जाती है, वह डुमराव में सोन नदी के किनारे पाई जाती थी, इसलिए डुमराव की महत्ता सबसे अधिक थी। दोस्तों बात दरअसल ऐसा है कि डुमराव की महत्ता शहनाई के कारण था, और शहनाई को बनाने के लिए जिस मतलब कि रीड की आवश्यकता होती है, जिस वस्तु की आवश्यकता होती है, वो डुमराव में पाया जाता था, इसलिए डुमराव की महत्ता बहुत अधिक बढ़ जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मुहर्रम पर्व से बिस्मिल्लाह खां के जुड़ाव का परिचय अपने आधार पर दे। तो मुहर्रम से बिस्मिल्लाह खां का जुड़ाव काफ़ी घनिष्ठता था। मुहर्रम का मतलब बिस्मिल्लाह खां की शहनाई, परंतु मुहर्रम के दिन बिस्मिल्लाह खां के परिवार में कोई शहनाई नहीं बजाता था। दोस्तों तो अंतिम चैप्टर नंबर 12 शिक्षा और संस्कृति, तो इसी में आंसर शिक्षा शास्त्र, और लेखक जो है हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी। अब तो इनके बारे में जानते ही होंगे, फिर भी एक बार जान लीजिए। जन्म हुआ था 1869 ईस्वी में, निधन हुआ था 1948 में। किसने मारा? नाथुराम गोडसे ने। कहाँ हुआ था? गुजरात के पोरबंदर में। चलिए सीधे डायरेक्ट टू द पॉइंट क्वेश्चन। गांधी जी बढ़िया शिक्षा किसे कहते हैं? तो गांधी की, सॉरी दोस्तों यहाँ पे गांधी जी होना चाहिए था। तो गांधी जी बढ़िया शिक्षा, अहिंसक प्रतिरोध और व्यवहारिक शिक्षा को कहते हैं, जिससे मनुष्य के चरित्र का निर्माण होता है। दोस्तों आप कितना भी पढ़ लीजिए, लेकिन आपके जीवन में यदि व्यवहार नहीं है
मतलब बड़ों के प्रति आदर नहीं है और छोटों के प्रति सम्मान और प्यार नहीं है, तो आपका पढ़ाई वो व्यर्थ ही है। तो अगला क्वेश्चन है, शिक्षा अभिप्राय गांधी जी क्या मानते हैं? उतना इम्पोर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, फिर भी एक बार देख लीजिए। गांधी जी के अनुसार शिक्षा अभिप्राय केवल किताबी ज्ञान नहीं होना चाहिए, शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जिससे शरीर, बुद्धि और आत्मा तीनों का विकास होना चाहिए। केवल शिक्षा ऐसा नहीं हो कि आप कुछ कर पाए, शिक्षा ऐसी होनी चाहिए कि आपके बुद्धि भी बढ़े, आत्मा भी बढ़े और शरीर का भी विकास होना चाहिए। तो क्वेश्चन देखते हैं अगला, शिक्षा का ध्येय गांधी जी क्या मानते हैं और क्यों? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इसको जरूर याद कर। गांधी जी शिक्षा का ध्येय व्यवहारिक शिक्षा को मानते हैं, जहां बच्चों का चरित्र का निर्माण के साथ साथ उनमें साहस, बल, सदाचार इत्यादि लक्षण हो, क्योंकि गांधी जी के अनुसार वास्तविक शिक्षा और इसी से एक अच्छे मनुष्य का निर्माण हो सकता है। दोस्तों तो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था।